Today we are going to talk about rheumatic mitral stenosis. And in today's discussion, I would like to discuss about introduction of rheumatic mitral stenosis, then etiology of rheumatic mitral stenosis, then pathogenesis of rheumatic mitral stenosis. नौ हम लोग ने पहले भी ये चीज़ को देखा है कि माइट्रल स्टेनोसिस जो रहता है वो ईटियोलॉजी के बेसिस पे दो ग्रुप में क्लासिफाइड होता है। फर्स्ट इज र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। एटियोलॉजी र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का क्या देखा था हम लोग ने कि र्यूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, और सेकेंड वन इज द कॉन्जेनाइटल माइट्रल स्टेनोसिस। और कॉन्जेनाइटल माइट्रल स्टेनोसिस का ईटियोलॉजी क्या था? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अब र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लिनिकल माइट्रल स्टेनोसिस था, एंड कॉन्जेनाइटल माइट्रल स्टेनोसिस रेयर क्लिनिकल टाइप ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस था। तो अब हम लोग फर्दर जो भी हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस का डिस्कशन करेंगे वो र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में ही होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस, ईटियोलॉजी ऑफ र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस, एंड देन थर्ड वन इज द पैथोजेनेसिस ऑफ र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस से। तो सबसे पहले बात आता है कि व्हाट इज र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। सो इसके नाम ही से पता चल रहा है, हम लोग इसके नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं। र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का मतलब क्या है? वो माइट्रल स्टेनोसिस विच इज अराइजेस ड्यू टू द र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। सो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज इट इज अ वाल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट एंड इट इज अराइजेस ड्यू टू द र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। सो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम डिफाइन करते हैं र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस को वाल्वुलर डिजीज ऑफ माइट्रल वाल्व विच इज अराइजेस ड्यू टू द र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। मतलब सिंपल क्या है कि हार्ट के वाल्व जो माइट्रल वाल्व है उस माइट्रल वाल्व का एक डिजीज है जो किस वजह से अराइजेस हुआ है? र्यूमेटिक हार्ट डिजीज होने की वजह से अराइजेस हुआ है। तो ये सिंपल एक हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज का, र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का ना। उसके बाद आ जाता है कि इस र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का ईटियोलॉजी क्या होता है। तो जब हम ईटियोलॉजी का बात करते हैं तो ईटियोलॉजी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ईटियोलॉजी र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का क्या होता है। तो र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का ईटियोलॉजी होता है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। सो दिस इज द ईटियोलॉजी ऑफ र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द introduction and etiology of the rheumatic mitral stenosis. Next is the pathogenesis of rheumatic mitral stenosis. तो हम लोग देखते हैं किस तरह से rheumatic mitral stenosis अराइजेज होता है, क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन क्रिएट करता है।
So basically what happened, सबसे पहले क्या होता है कि देयर इज अ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द माइट्रल वॉल्व। जब रूमेटिक हार्ट डिजीज में माइट्रल स्टेनोसिस अराइजेज होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले माइट्रल वाल्व जो रहता है उस माइट्रल वाल्व का क्या होने लगता है, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। तो फर्स्ट इज द फर्स्ट वन इज द फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ माइट्रल वाल्व। तो माइट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो इस माइट्रल वाल्व का सबसे पहले क्या हुआ, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन होने लगा। नाउ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन होने की वजह से क्या हुआ, देयर इज अ थिकनिंग एंड इमोबिलिटी ऑफ माइट्रल वाल्व लीफलेट। सो फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन होने की वजह से क्या हुआ कि माइट्रल वाल्व लीफलेट में थिकनिंग एंड इमोबिलिटी आने लगा। नाउ इस माइट्रल वाल्व लीफलेट में थिकनिंग एंड इमोबिलिटी आने से क्या हुआ, ऑरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व जो था वो ऑरिफाइस ऑफ द माइट्रल वाल्व नैरो होने लगा। मतलब पहले माइट्रल वाल्व का ऑरिफाइस अगर इतना इस तरह का था, पहले माइट्रल वाल्व का ऑरिफाइस ये था, तो पहले फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन होने से थिकनिंग एंड इमोबिलिटी आया। उसके बाद ये जो ऑरिफाइस था माइट्रल वाल्व का, ये ऑरिफाइस माइट्रल वाल्व का नैरो होने लगा। मतलब अब ऑरिफाइस ये बन गया। तो अगर ये ऑरिफाइस डिक्रीज कर गया, इतना एरिया ऑफ ऑरिफाइस से ये ऑरिफाइस का एरिया डिक्रीज होकर के इतना हो गया, तो क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो आ रहा था, हम लोग ने पहले भी देखा था कि वाल्व का काम क्या है, कि वाल्व का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड को रेगुलेट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। तो इसका ऑरिफाइस जो था, एरिया था ऑरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व, वो रिड्यूस करने से क्या होगा, जो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो रिड्यूस कर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो ब्लड का हो रहा था वो रिड्यूस कर जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो ऑफ ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा। इट मीन्स अगर पहले ब्लड कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा था, तो अब ब्लड किस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो करेगा। पहले अगर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इस तरह से फ्लो कर रहा था, अब नैरो होने की वजह से इस तरह से फ्लो करेगा। मतलब कि फ्लो ऑफ द ब्लड में चेंजेस आएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो ऑफ द ब्लड रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो उसके वजह से दो कंडीशन राइजेस हो जाएगा। देयर इज अ जनरेशन ऑफ द टू कंडीशन। वो कौन सा दो कंडीशन होगा वो हम लोग देखेंगे।
तो इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे फर्दर आगे। ये फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ माइट्रल वाल्व हुआ, उसके वजह से थिकनिंग एंड इमोबिलिटी ऑफ माइट्रल वाल्व लीफलेट, देन नैरोइंग ऑफ द ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व हो गया, देन क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें फ्लो ऑफ द ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब ये फ्लो ऑफ द ब्लड के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दो क्लिनिकल कंडीशन अराइजेज होगा, वो दो क्लिनिकल कंडीशन हम लोग 1 by 1 देखेंगे। तो फर्स्ट क्लिनिकल कंडीशन जो दो क्लिनिकल कंडीशन अराइज होगा वो कौन कौन सा होगा। फर्स्ट क्लिनिकल कंडीशन होगा डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड सेकेंड इज द pulmonary venous congestion। सो ये दो कंडीशन अराइजेस होगा। तो कैसे ये दो कंडीशन अराइज होगा, पहले ब्लड का फ्लो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब नॉर्मल था तो कुछ इस तरह का था, अब जब नैरो हो गया एरिया ऑफ ओरिफाइस ऑफ माइट्रल वाल्व तो फ्लो कुछ इस तरह से हो गया। इसका मतलब कि अब जितना अमाउंट में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आना चाहिए था उतना अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा, तो वो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट होगा, लेफ्ट एट्रियम में एक्यूमुलेट होगा। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइज करेगा। लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइज करने की वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर राइज करने की वजह से लेफ्ट एट्रियम का डायलिटेशन होगा, लेफ्ट एट्रियम डायलेट करेगा। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर राइज होगा लेफ्ट एट्रियम डायलेट करेगा, तो लेफ्ट एट्रियम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये और ब्लड लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें तो एक ऑलरेडी ब्लड का एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो और ब्लड लेगा तो इसका और प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा और ये डायलेट करेगा। तो लेफ्ट एट्रियम में मतलब ब्लड के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हुआ कि लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम डायलेट होने लगा। और लेफ्ट एट्रियम डायलेट होने जैसे ही हुआ तो ये क्या कॉज किया, इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में भी क्या होगा कि ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा है वो पल्मोनरी वेन में भी एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो पल्मोनरी वेनस कंजेशन हो जाएगा, पल्मोनरी वेनस कंजेशन राइज हो जाएगा क्योंकि ये ब्लड पल्मोनरी वेन में लंग से तो आ रहा है ऑक्सीजनेट हो गया लेकिन लेफ्ट एट्रियम में निकल नहीं रहा है, तो ये ब्लड क्या होगा पल्मोनरी वेन में कंजेस्ट कर जाएगा, विच इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी वेनस कंजेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या राइज होगा, डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड सेकेंड पल्मोनरी वेनस कंजेशन। तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो फर्स्ट इज द डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम जैसे ही डायलेट करेगा तो इसका साइज इंक्रीज करेगा। अब इसका साइज इंक्रीज करेगा तो हार्ट का एक चैम्बर का साइज इंक्रीज करेगा, तो हार्ट चाहेगा उसको इनकाउंटर करने के लिए, मतलब हार्ट तो यही चाहेगा कि मेरे लेफ्ट एट्रियम का साइज नॉर्मल रहे, वो इंक्रीज नहीं करे। तो इसके वजह से क्या करेगा कि हाइपरट्रॉफी हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का हाइपरट्रॉफी स्टार्ट हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी लेफ्ट एट्रियम का होने की वजह से क्या हो जाएगा कि लेफ्ट एट्रियम का वाल जो रहेगा, वाल ऑफ लेफ्ट एट्रियम जो रहेगा वो थिक होने लगेगा। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम का वाल ठीक होने लगेगा तो लेफ्ट एट्रियम के पास पंपिंग कैपेसिटी जो रहेगा वो रिड्यूस होने लगेगा। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम होने का मतलब है कहीं ना कहीं लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। लेफ्ट एट्रियम
हाइपरट्रॉफी होना लेफ्ट एट्रियम का, ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं ये कंडीशन लेफ्ट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रहा है। तो फाइनली क्या होगा कि एक पीरियड ऐसा आएगा कि हार्ट का लेफ्ट एट्रियम पंप करना बंद कर जाएगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर अराइसिस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा कि हाइपरट्रॉफी लेफ्ट एट्रियम का हो गया। अब हाइपरट्रॉफी कंटिन्यू होने की वजह से क्या हो जाता है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट अराइसिस हो जाता है। ये जो एट्रिया का सेप्टा है, इंटर एट्रियल सेप्टा, वो एट्रिया के सेप्टा में डिफेक्ट आने लगता है। तो इसकी वजह से फाइनली फिर क्या अराइसिस हुआ, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब यहाँ पर एक क्लिनिकल कंडीशन आता है कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। हम लोग मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अब इस ए पर्सन में माइट्रल स्टेनोसिस हुआ, इस बी पर्सन में भी माइट्रल स्टेनोसिस हुआ, ये रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस है। तो ए पर्सन में भी रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस हुआ, बी पर्सन में भी रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस हुआ। लेकिन ए पर्सन में क्या हुआ कि रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस होने के बाद जब उसका लेफ्ट एट्रियम डायलेट करने लगा तो उस समय हम उसको उसके रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस को क्योर कर दिए। मतलब इसमें रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस तो हुआ, लेकिन ये क्योर कब हो गया, क्योर कब हो गया, हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम से पहले ही क्योर हो गया, ठीक है। लेकिन पर्सन बी में रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस हुआ, लेकिन ये रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस क्योर नहीं हुआ और पेशेंट में हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम के बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी अराइसिस हो गया। मतलब इसमें रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस अलोंग विद द लेफ्ट, अलोंग विद द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब बी पर्सन जो है उसमें रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस तो है, इसके साथ साथ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी है। और इस तरह के माइट्रल, इस तरह के कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। इस तरह की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूटेनबैचर सिंड्रोम। मतलब ल्यूटेनबैचर सिंड्रोम में क्या होता है कि माइट्रल स्टेनोसिस के साथ साथ पेशेंट के अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ए पर्सन माइट्रल स्टेनोसिस से सफरिंग नहीं है, बल्कि वो ल्यूटेनबैचर सिंड्रोम से सफरिंग है, जिस ल्यूटेनबैचर सिंड्रोम में रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस के साथ साथ उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी है। तो ये पहला कंडीशन होता है डायलिटेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम की वजह से, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट सेकेंड कंडीशन क्या हुआ था, पल्मोनरी वेनस कंजेशन। तो हम लोग देखते हैं पल्मोनरी वेनस कंजेशन में क्या होता है। देखो बेसिकली माइट्रल स्टेनोसिस होने की वजह से दो जगह, दो साइड पर इफेक्ट पड़ा इनिशियली। पहला हुआ लेफ्ट एट्रियम में जो हम लोग देखें अभी, दूसरा कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, पल्मोनरी वेन में। तो अब हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पल्मोनरी वेनस कंजेशन, यही पल्मोनरी वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पल्मोनरी वेनस कंजेशन में, कि पल्मोनरी वेनस कंजेशन होने की वजह से फर्दर दो क्लिनिकल कंडीशन अराइजेस होता है। फर्स्ट क्लिनिकल कंडीशन में क्या होता है कि पल्मोनरी वेनस कंजेशन होने से ब्रेथलेसनेस होता है। ब्रेथलेसनेस होता है, यानी ब्रेथलेसनेस की वजह से क्या होता है, डिस्पनिया होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, पल्मोनरी वेनस कंजेशन हुआ, उससे ब्रेथलेसनेस हुआ, ब्रेथलेसनेस क्या क्या उसकी है, डिस्पनिया का उसकी है। एंड सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, तो सेकेंड कंडीशन में
पल्मोनरी वेनस कंजेशन होने से देखो क्या होगा, जब इस वेसल्स में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये वेसल्स क्या करेगा, अभी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगा तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में जब ब्लड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा तो पल्मोनरी वेन नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ब्लड फ्रॉम द साइट वेयर इट बिकम ऑक्सीजनेटेड। तो जहाँ से ये ऑक्सीजनेट हो रहा है डेट इज लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेट हो रहा है तो उस साइड से ये ब्लड लेने में क्या करेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो इसके वजह से क्या कर सकता है, ये अपने अंदर के ब्लड लेने की कैपेसिटी को रिड्यूस कैसे कर सकता है, तो अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, पेरिफेरल वेसल्स रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। तो पल्मोनरी कंजेशन होने के, पल्मोनरी वेनस कंजेशन होने से क्या होता है कि पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा। पहले यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा था, पहले यहाँ फर्स्ट में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ के ब्लड के एक्यूमुलेशन रोकने के लिए यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, यहाँ के ब्लड का एक्यूमुलेशन रोकने के लिए यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होगा, यहाँ के ब्लड के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए फिर यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होगा, और यहाँ के ब्लड के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेनस कंजेशन होने की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज करेगा पेरिफेरल वेनस और पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगा, पल्मोनरी एडेमा। अब पल्मोनरी एडेमा होने से क्या होगा कि ये पल्मोनरी साइड जो है जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजनेट हो रहा है वो अपने जो ब्लड लेने की कैपेसिटी रहेगा वो ब्लड लेने की कैपेसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये कैपेसिटी जैसे ही रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ब्लड जो तुम्हारा रहेगा वो पल्मोनरी आर्टरी में एक्यूमुलेट होने लगेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो इसके वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो राइट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज करेगा। एक समय ऐसा है कि राइट वेंट्रिकल प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। तो यहाँ फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। जैसे ही राइट वेंट्रिकल प्रेशर ओवरलोड होगा तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, डायलेट करेगा। जितना डायलेट करेगा उतना ज़्यादा उसका हाइपरट्रॉफी होगा, और हाइपरट्रॉफी होगा थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल होगा, फाइनली राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। तो इसको हम कलेक्टिवली इस तरह से बोल सकते हैं, राइट वेंट्रिकल डायलेट एंड फेल। राइट वेंट्रिकल जैसे ही फेल करेगा तो ये इंटरेस्टेड अब नहीं रहेगा ब्लड को लेने के लिए राइट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा, राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो राइट एट्रियम इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरी। इसका मतलब क्या होगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूसेस हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट जैसे ही रिड्यूस होगा इसकी वजह से क्या होगा कि पेरिफेरी में पूरा फैटी कंडीशन अराइजेस हो जाएगा। तो इस ये फाइनली क्या काउज करेगा, फैटी। सो ये बेसिकली ओवरऑल पैथोजेनेसिस हो जाता है। तो पैथोजेनेसिस में बेसिकली कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या हो गया कि माइट्रल वाल्व का फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन हुआ, जिसके वजह से माइट्रल वाल्व ठीक हो गया यानी मोबाइल हो गया, उसका ऑरिफाइस जो था रिड्यूस हो गया। जैसे ही ऑरिफाइस रिड्यूस हुआ तो पहले ब्लड कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा था, अब इस तरह से फ्लो करेगा, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करने से लेफ्ट एट्रियम डायलेट करेगा, लेफ्ट एट्रियम डायलेट करेगा
अच्छा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से लेफ्ट एट्रियम डायलेट तो करेगा, उसके साथ साथ क्या करेगा कि लेफ्ट एट्रियम इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन में ब्लड का एक्यूमुलेट होने लगेगा। अब लेफ्ट एट्रियम डायलेट करने की वजह से लेफ्ट एट्रियम का क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी होगा। लेफ्ट एट्रियम के हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम मतलब इसका साइज जो बढ़ने लगेगा, लेफ्ट एट्रियम के डायलेशन से इसका साइज बढ़ने लगेगा, उसको इनकाउंटर करने के लिए इसका हाइपरट्रॉफी होने लगेगा। हाइपरट्रॉफी होने से इसका वाल जैसे ही ठीक होने लगेगा तो ये नॉट एबल टू परफॉर्म प्रॉपर पंपिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम होने की वजह से क्या हो जाएगा, फर्दर ये प्रोसीड कर देगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के साथ जो माइट्रल स्टेनोसिस पाया जाता है उसको क्लिनिकली लो टेम्परेचर सिंड्रोम कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही लेफ्ट एट्रियम इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, तो क्या होगा पल्मोनरी वेन में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज पल्मोनरी वेनस कंजेशन। पल्मोनरी वेनस कंजेशन होने की वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी वेन इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो लंग्स से जब ये ब्लड नहीं लेगा तो उसके लिए क्या अपने अंदर एक कैपेसिटी ले आएगा, इंक्रीज कर लेगा पेरिफेरल वेसल रेजिस्टेंस। अब उसके बाद ये लंग्स के साइड पर क्या होगा, पल्मोनरी साइड पर क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा तो पल्मोनरी इडेमा। अब पल्मोनरी इडेमा होने की वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का एक्यूमुलेट होगा। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड का एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होने से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज करेगा और राइट वेंट्रिकल प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल प्रेशर ओवरलोड होने की वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा और राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जब डायलेट और फेल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जब ब्लड ये नहीं लेगा तो राइट एट्रियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। राइट एट्रियम इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक मोर ब्लड फ्रॉम द पेरिफेरी, तो क्या होगा पेरिफेरी से ब्लड राइट एट्रियम में कम जाएगा, मतलब कि कार्डिक आउटपुट रिड्यूस कर जाएगा। कार्डिक आउटपुट रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा, पेरिफेरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी। दिस कंडीशन क्रिएट द फैटी कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। सो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ रिमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस। थैंक यू।